विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख जो प्रमुख चुनौती जातिवाद कास्टिज्म का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य हैं लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की, है ना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की। हमारी राज्य व्यवस्था इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इन दिशाओं में यद्यपि कुछ दूरियां भी तय की हैं, है ना, इसके बावजूद भी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अब भी हमारे आदर्श बने हुए हैं। लेकिन यह कह पाना संभव नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की दृष्टि से स्थिति पूरी तरह संतोषजनक है। हमने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त कर लिया है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य व्यवस्था के सम्मुख अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जिनमें से हैं जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, भाषा का प्रश्न, क्षेत्रीयतावाद, निर्धनता आदि, है ना। परंपरावादी जो समाज था हमारा, उसमें भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता जाति व्यवस्था रही है ना। और भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारंभ होने के पश्चात ये धारणा जो है विकसित हुई कि पश्चिमी देशों की संस्थाएं लोकतंत्रात्मक मूल्यों के अपनाने के फलस्वरूप परंपरागत जातिवाद का अंत हो जाएगा। किंतु स्वाधीनता के बाद की स्थिति राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत बढ़ता ही गया है। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, वहीं राजनीतिक और प्रशासन में इसका प्रभाव बढ़ा है और राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का भारत में लोप हो जाना चाहिए। अन्य विद्वानों की धारणा है कि जाति व्यवस्था परंपरागत शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। किंतु ये मान्यताएं सही नहीं हैं। रजनी कोठारी का अभिमत है कि सामाजिक तंत्र कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, कोई भी सामाजिक तंत्र, है ना। तो इसलिए यह प्रश्न करना कि भारत में जाति का लोप हो रहा है अर्थशून्य है। दूसरी बात, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं बल्कि इसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना। तो इसलिए जाति व्यवस्था का पूरी तरह समाप्त होना संभव नहीं है। जातिवाद का अध्ययन करें, इसलिए इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जाति का परंपरागत अर्थ और रूप क्या प्रचलित रहा है। जाति प्रथा जो है वो किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पाई जाती है, पर एक गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिंदू समाज की ही विशेषता है। इसमें इस्लाम, ईसाई समाज भी इसके प्रभाव से यद्यपि अछूते नहीं रह सके। यह एक अति प्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांट देना है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का संपादन करते थे और क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबंध करना था। वैश्य कृषि और वाणिज्य संभालते थे तथा शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। शुरू में जाति प्रथा के बंधन कठोर नहीं थे, पर जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गई। आ रहा है समझ में कैसे कि शुरू में जो जाति व्यवस्था प्रचलित थी वो कर्म आधारित थी, बाद में इसमें कठोरता आती गई और वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में अंत्यक्रिया असंभव हो गई। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी क्योंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी, अतः उसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्व का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था। बेटा बाप से अपना पुश्तैनी पेशा सीखता था और प्राय उसी को अपने आजीविका के
साधन के रूप में अपना लेता था। इस प्रथा ने एक जाति और बिरादरी के लोगों में भाईचारा की भावना को बढ़ाया। एक जाति के लोग दूसरे जाति से भली भांति परिचित हो जाते थे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आया करते थे। जाति व्यवस्था का जो परंपरागत रूप जो था वो उसके बाद जो राजनीतिक संपर्क के सूत्र में भी वो मौजूद रहा है। जैसे कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान दिखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है ना, किंतु स्वतंत्रता के उपरांत जो है फिर इसने जोर पकड़ा और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ, है ना। कैसे हुआ कि जाति का प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था पर लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था और इसमें जो इसके लिए जो उत्तरदायी थे ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता की प्राप्ति ने प्रथम 2 कारणों का निराकरण कर दिया। नए संविधान में अपनाई गई व्यस्त मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का फलतः जातियों के प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई, है ना। और आरंभ में तो सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च तथा श्रेष्ठ जातियां ही राजनीति से प्रभावित रही और राजनीति का लाभ उन्हीं तक सीमित रहा, है ना। समय के साथ साथ मध्यम और निम्न जातियों भी आगे आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगी थी। तो इस तरह से रुडोल्फ के शब्दों में कि भारत में राजनीति लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है जिनके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गई है कि इसके जरिए भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। जब हम जाति की चर्चा करते हैं तो उसमें रजनी कोठारी का दृष्टिकोण हमारे लिए जानना आवश्यक है ना। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारत में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे धारणा है कि मानव जाति और राजनीति 2 विरोधी परस्पर संस्थाएं हैं। ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के स्वरूप को ठीक समझ पाए हैं और न ही जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति की संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकीकरण है। रजनी कोठारी के शब्दों में जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठनों का उपयोग करते हैं और जातीय स्वरूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है। जाति और राजनीति में अंतःक्रिया के संदर्भ में रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के 3 जो है रूप प्रस्तुत किए हैं। पहला लौकिक स्वरूप, दूसरा एकीकरण स्वरूप और तीसरा चैतन्य रूप। अपने लौकिक स्वरूप में जाति जो है व्यापक रूप में प्रचलित है और इसमें जो है कुछ बातों पर सबका ध्यान रखा गया है। जैसे जाति के अंदर विवाह, छुआछूत और रीति रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात की बहुत कम ही लोगों को ध्यान गया है कि जातियों में अपनी प्रतिद्वंद्विता एवं गुटबंदी रहती है। प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष रहती है। जैसे कि 4 दशक से बिहार में ऊंची और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता प्राप्ति का अनवरत संघर्ष रहा है। जाति के लौकिक पक्ष के 2 रूप हैं, एक शासकीय रूप यानी जाति और गांव की पंचायत और दूसरा राजनीतिक स्वरूप यानी जाति की आंतरिक गुटबंदी और अन्य जातियों से गठजोड़ और प्रतिद्वंद्विता। इन संगठनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय नेताओं के समाज की केंद्रस्थ सत्ता से किस प्रकार के संबंध थे।
धर्म, व्यवस्था और प्रदेश के आधार पर इन जातियों की स्थिति बनती और बिगड़ती थी। पहले इन जातियों का संबंध जाति एवं गांव पंचायत और राजा एवं जमींदार से रहता था। अब जाति पंचायत के स्थान पर विधानसभा और संसद है और राजा के स्थान पर सरकार है। रजनी कोठारी का विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका है, क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो कुछ प्रदेशों में जैसे गुजरात और मारवाड़ में जैन, वैष्णव जैसे संप्रदायों के हाथ में आर्थिक शक्ति थी। फिर है जाति का एकीकरणात्मक रूप, है ना, यानी इसमें व्यक्ति को समाज से बांधने का काम किया जाता है जाति के द्वारा। और जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है और उसका व्यवसाय और आर्थिक भूमिका भी निश्चित हो जाती है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसका जाति से लगाव हो जाता है। जाति के प्रति उसकी निष्ठा ही आगे चलकर बड़ी निष्ठाओं के प्रति अर्थात लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति में निष्ठा में विकसित हो जाती है। इस प्रकार जातियां जोड़ने वाली कड़ियां बन जाती हैं। जाति का तीसरा जो पक्ष है वो है चैतन्य स्वरूप, है ना, और जिसमें कुछ जातियां अपने को उच्च समझती हैं और इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इसी कारण निम्न समझी जाने वाली जातियां भी अपने को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती है। क्षत्रिय वर्ग के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसी के कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है। कुछ जातियों ने इस प्रकार ब्राह्मण पद का भी दावा किया है ना। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जाति विशेष की स्थिति भी बदलती है। सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप धारण करने के कारण जाति व्यवस्था में लोच एवं परिवर्तनशीलता आ जाती है। इसके लिए 4 मार्ग अपनाए जाते हैं। पहला है संस्कृतिकरण का। संस्कृतिकरण में छोटी जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणों के रीति रिवाजों की नकल करने लगती है। इसे ब्राह्मणीकरण भी कहा जाता है। दूसरा है लौकिकीकरण का या अब्राह्मणीकरण का तरीका। आर्थिक उन्नति, राजनीतिक एकता और बुद्धिवाद की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में अक्सर अब्राह्मण जातियां ब्राह्मणों की नकल करने लगती हैं और इस नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देती है और अन्य ब्राह्मण जातियों से मिलकर राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करती है। आ रहा है समझ में? संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण में क्या अंतर है? संस्कृतिकरण में तो निम्न जातियां, छोटी जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणों के रीति रिवाजों की नकल करती है और लौकिकीकरण में इसमें जो विभिन्न जो अब्राह्मण जातियां ब्राह्मणों की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़कर अन्य अब्राह्मण जातियों को, है ना, उनके साथ मिलकर राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करती है। तो संस्कृतिकरण में तो वो ब्राह्मणों की नकल करती है और लौकिकीकरण में वो ब्राह्मणों की नकल नहीं करके अन्य अब्राह्मण जातियों के साथ मिलकर गठजोड़ करने का प्रयास करती है। तीसरा जो प्रक्रिया है वो महापुरुषों के जो है संबंध जोड़ने की परंपरा है, जिसमें कभी कभी कतिपय जातियां अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना संबंध पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती है, जैसे गुजरात के पाटीदार, बंगाल के महाशय और राजस्थान के जाट, है ना। और चौथा है जाति के आधुनिक राजनीति में अपने लिए भागीदारी प्राप्त करने का तरीका है। कुछ जातियां सीधे ही आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगी है और इस प्रकार इन्होंने समाज की उच्च स्थिति प्राप्त की। आंध्र प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से जो है जाति व्यवस्था के संदर्भ में जो है जाति और राजनीति में अंतःक्रिया के संदर्भ में इस प्रकार की जो है उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आज के इस वीडियो में अभी इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।